नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम नवंबर 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में है। हाल ही में 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है। अब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। हमारी प्रारंभिक परीक्षा में तो यही पूछा जाएगा कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित। लेकिन हमारी मुख्य परीक्षा में कुछ और बातें पूछी जा सकती हैं, तो हम डिटेल से इस टॉपिक को समझ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी या किन किन फैक्ट्स को हम शामिल कर सकते हैं, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स है। देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड क्या रहा है कि 103वें संविधान संशोधन 2019 की वैधता को बरकरार रखी, यानी अभी ये जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है ये बरकरार रहेगा। ये 7 नवंबर 2022 का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमारी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। 3 अंकों में प्रश्न आ सकता है या 5 अंकों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये शिक्षा व सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने की शक्ति को बताता है। अब ये 10% आरक्षण देने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी वो 10% आरक्षण शिक्षा व सरकारी नौकरी में देगा या नहीं देगा, तो इस संबंध में राज्य सरकार स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। अब अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में कुछ और बातें मूलभूत जाने, तो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ये सिन्हो आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया है। सिन्हो आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े गए। आर्टिकल 15(6) किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस को 10% तक सीटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए। वहीं आर्टिकल 16(6) सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस को सभी पदों पर 10% तक आरक्षण देने से संबंधित है। एक बात ध्यान रखना है कि जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस को 10% सीटों का आरक्षण होगा वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। एक बात और इसमें कही गई कि SC ST OBC को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। कुछ योग्यताएं देख लेते हैं जिनके आधार पर ईडब्ल्यूएस का वर्गीकरण होगा। तो इसमें बात कही गई है कि कोई व्यक्ति जो SC ST OBC के लिए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता और जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तो वो योग्य है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के लिए। कुछ अयोग्यताएं भी बताई गई हैं कि जिनके आधार पर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे बताया गया कि कोई व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो। दूसरी बात आवासीय फ्लैट को लेकर है कि उसके पास 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है। और तीसरी बात बताई गई है कि आवासीय भूखंड को लेकर अगर अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 गज या उससे अधिक का 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है तो वो भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है तो वो भी नहीं आएगा। तो ये सब कंडीशंस हैं, ये ध्यान रखना है। ये बेसिक जानकारी थी। अब जो 2019 का ईडब्ल्यूएस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो उसमें क्या क्या मुद्दे थे ईडब्ल्यूएस से संबंधित, किसके आधार पर उसमें याचिकाएं लगाई गई थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को रद्द करने के लिए। तो उसमें एक चीज़ सबसे पहली बात कही गई थी कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि केवल आर्थिक आधारों पर, आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। एक और बात कही गई थी कि इसमें SC ST OBC को रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया गया है, तो ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि SC ST OBC का जो इसमें अपवर्जन किया गया है या उन्हें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से बाहर रखा गया है तो ये उचित वर्गीकरण का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी लाभ मिल रहा है।
और दोहरे लाभ से बचाव में ये सहायक है, इसलिए उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया गया। वहीं तीसरी बात ये मुद्दे में थी कि इंदिरा साहनीवाद 1992 में ये कहा गया था कि आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 50% की सीमा है केवल SC ST OBC और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही है, सामान्य वर्ग पर लागू नहीं होता। और इंदिरा साहनीवाद में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ये इस सीमा का उल्लंघन कभी नहीं किया जा सकता। तो ये सभी समयों के लिए कठोर और अनुलंघनीय घोषित नहीं है, इसलिए 50% की सीमा के इतर जाकर 10% का आरक्षण दिया गया। हमने बार बार इंदिरा साहनीवाद की चर्चा की है, तो इसमें इंदिरा साहनीवाद के बारे में अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। 1992 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय इसमें दिया था। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। क्रीमी लेयर के बारे में भी इसमें कहा गया है कि क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्गों से बाहर रखा जाएगा। एक बात और इसमें कही गई है कि नागरिकों के लिए पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है, लेकिन केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में पहचान नहीं की जा सकती। तो ये बातें इंदिरा साहनीवाद के बारे में ध्यान रखना है। अगर हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में और बातें जानें तो क्या महत्व है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का, तो राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप पिछड़े वर्गों की पहचान गैर जाति आधारित करिए, यानी जाति आधारित पहचान के इतर आप पिछड़े वर्गों की पहचान करिए। तो इस दिशा में, क्योंकि ये सामान्य वर्ग को रिजर्वेशन जो है ये गैर जाति आधारित यानी जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, यानी जो इस कैटेगरी में आते हैं सामान्य वर्ग के वो सब ईडब्ल्यूएस का हिस्सा होंगे। तो इस दिशा में अगर हम बात करें कि गैर जाति आधारित पिछड़े वर्गों की पहचान की दिशा में ये सकारात्मक कार्रवाई होगी। दूसरी बात क्या है कि सामान्य वर्ग की जो गरीब आबादी है उसको आर्थिक न्याय मिलेगा और संविधान के परिवर्तनकारी लक्ष्यों के अनुरूप भी ये सही है। एक और बात है कि समाज के पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि आप इसका एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाइए, गैर जाति आधारित पहचान करिए, तो उसी दिशा में एक नया मापदंड है ये, है ना, नई प्रथा है, विधि है, मानदंड है, कुछ भी आप कहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे पहली बात कि अगर हमारे भारतीय संविधान में ये किसी शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आरक्षण का मूलभूत उद्देश्य है सामाजिक सशक्तिकरण करना, ना कि वित्तीय सशक्तिकरण करना। और सामाजिक सशक्तिकरण की ही दिशा में ये जो SC ST OBC को रिजर्वेशन दिए गए हैं। एक बात और इसमें कही गई है कि जो जातिगत भेदभाव है, जातिगत भेदभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, लेकिन जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आवश्यक रूप से नहीं जाती। हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी गरीबी में हो, लेकिन अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कि वो आगे गरीबी में ही रहेगी, तो यहाँ सुधार हो सकता है। तो यही बात इसमें कही गई है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक सशक्तिकरण होता है, ना कि वित्तीय, यानी गरीबी उन्मूलन उद्देश्य नहीं है आरक्षण का। एक और बात इसमें कही गई कि आरक्षण तभी दिया जाता है जब किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कम हो या उसका अभाव हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इसके समतुल्य नहीं है। आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तो हर जगह है, तो फिर ये सिद्धांत के खिलाफ है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। कुछ और बातें कही गई, जैसा कि हमने बात की कि SC ST OBC को ईडब्ल्यूएस से बाहर रखा गया, यानी समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। फिर एक जो आय मानदंड इसमें रखा गया है कि परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तो आप देखेंगे जो टैक्स स्लैब देखेंगे तो 5 लाख या 7 लाख के अंदर छूट रहती है, यानी 5 लाख से अगर आपकी अधिक आए तो वहाँ भी आपको टैक्स देना है। लेकिन आप यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आएंगे तो ये एक मतलब दुविधा की स्थिति है। कुछ और बातें इसमें कही गई हैं कि भाई आय मानदंड की समस्या, यानी प्रत्यक्ष आय पर डेटा उपलब्ध नहीं है कि किसकी कितनी प्रत्यक्ष आय, यानी यहाँ पर डेटा का अभाव है। फिर बात यहाँ पर वही कही गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय से ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा है जो 8 लाख का है, ठीक है। फिर लोक लुभावन बात एक मुद्दा उठाया गया है कि राजनेता
ज़्यादातर लोक लुभावन वादे करते हैं और उसको अमल लाने के लिए फिर करते हैं, तो भविष्य में 50% से अधिक आरक्षण की जो सीमा है हो सकता है इसका उल्लंघन बार बार हो। ठीक है, तो आगे की राय क्या है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर? तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि जैसे जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अपेक्षित लाभार्थी हैं उनकी पहचान की जाना आवश्यक है। यहाँ पर प्रत्यक्ष आय पर डेटा उपलब्ध होना चाहिए और आय मानदंड जो अभी 8 लाख से कम की बात कही है, तो कम से कम आप आयकर स्लैब के बराबर लाओ। फिर इसमें ये चीज़ कही गई कि पिछड़े वर्ग की पहचान का एक सतत ढांचा होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया ईडब्ल्यूएस कोटा 103 अमेंडमेंट 2019 का। हमारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। अगली बात 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये सीधा सीधा प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ और बातें अगर जाने तो 22वें विधि आयोग का गठन फरवरी 2020 में कर दिया गया था, क्योंकि 21वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था और उसके बाद फरवरी 2020 में 22वें विधि आयोग का गठन कर दिया गया था। अब ये चर्चा में क्यों रहा विधि आयोग? क्योंकि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 7 नवंबर 2022 को की गई है। कुछ बातें अगर हम जानें कि किसे बनाया गया है, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व सीजेआई रहे हैं, यानी कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वहीं सदस्यों में बात करें तो केटी शंकरन, आनंद पालीवाल और डीपी वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य, वहीं एम करुणानिधि और श्रीमती राका आर्या को विधि आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। केटी शंकरन केरल हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। प्रोफेसर आनंद पालीवाल विधि विशेषज्ञ हैं। डीपी वर्मा भी विधि विशेषज्ञ हैं। वहीं एम करुणानिधि तमिलनाडु के अधिवक्ता रहे हैं और श्रीमती राका आर्या विधि विशेषज्ञ रही हैं। अब हम विधि आयोग के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो विधि आयोग का गठन क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है? तो कानून एवं न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में विधि आयोग का गठन समय समय पर भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है और विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी सरकारी आदेश से सृजित निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। स्वतंत्र भारत की बात करें या स्वतंत्रता से पूर्व बात करें, तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहाँ जो विधि आयोग का गठन था, यानी पहला विधि आयोग स्वतंत्रता से पूर्व कब गठित किया गया? 1834 में 1833 के एक्ट के तहत, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। अगर हम स्वतंत्रता के बाद बात करें तो पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ और यह 3 वर्ष के लिए गठित किया गया था। अब हम विधि आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं। तो विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं और कुछ अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। यानी पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे, अंशकालिक, जैसे हमने बात की कि केटी शंकरन, आनंद पालीवाल, डीपी वर्मा ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। वहीं एम करुणानिधि और श्रीमती राका आर्या अंशकालिक सदस्य हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जो 20वें विधि आयोग का अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। जैसे अभी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ये कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा। इसमें कानून मंत्रालय का कानून एवं विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होता है। अभी कौन है कानून मंत्रालय के कानून एवं विधायी सचिव? डॉक्टर नितिन चंद्रा, तो वो भी विधि आयोग के सदस्य होंगे। फिर जो अंशकालिक सदस्य होंगे वो 5 से अधिक नहीं होंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है विधि आयोग के बारे में। हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है इनके अध्यक्ष और सदस्य। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट कौन थे, तो साइरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रहे। तो ये प्रश्न आया था। तो इसी तरह से इसका महत्व है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। और ये पहली बार है कि हमने मिस्र के राष्ट्रपति को
गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब ये चीफ गेस्ट बनाने की जो प्रथा है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में होने वाले औपचारिक कार्यक्रम में किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रित करने की भारतीय परंपरा रही है। कुछ हम देख लेते हैं विभिन्न समारोह में कौन कौन से अतिथि शामिल हुए। जैसे 2018 में आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि बनाया गया था। वहीं 2019 में हमने बात की। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को आमंत्रित किया गया था। वहीं 2021 और 22 में कोरोना महामारी के कारण कोई भी चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित नहीं हो सका। तो ये एक लिस्ट है, ध्यान रखना है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए लगभग विगत वर्षों के जो भी 18 से 21-22 की रेंज है वहाँ हमने रखने की कोशिश की है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात काशी तमिल संगमम के बारे में है, जिसका आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान वाराणसी काशी यूपी में इसका आयोजन किया गया। तो काशी तमिल संगमम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि देश के दो प्राचीन ज्ञान केंद्रों काशी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को पुनः तलाशना और उनका उत्सव मनाना। इसका एक उद्देश्य उत्तर व दक्षिण की ज्ञान एवं सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाने से भी संबंधित है। आप देखेंगे काशी उत्तर प्रदेश यूपी में है, यानी उत्तर में है ये, और तमिलनाडु दक्षिण में है, यानी उत्तर और दक्षिण की ज्ञान एवं सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना काशी तमिल संगमम का उद्देश्य है। अभी इसका आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर दिसंबर 2022 में वाराणसी काशी में। तो ये बात ध्यान रखनी अगर पूछा जाए तो। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात देश के 53वें टाइगर रिजर्व से संबंधित है। हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये बात सीधा प्रीलिम में पूछी जा सकती है। अभी विगत वर्षों में नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को सही जोड़ी मिलाने में पूछा गया है। कोई नेशनल पार्क दे दिया और संबंधित राज्य पूछ लिया, तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। तो अगर पूछा जाए कि रानीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है, तो ये यूपी का है और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। यूपी उत्तर प्रदेश की देश से ये चौथा टाइगर रिजर्व है, यानी इसके पहले यूपी में 3 और टाइगर रिजर्व थे। कौन कौन से? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। अब ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसकी अवस्थिति कहाँ है? चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसी को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चलता है। उसकी स्थापना कब हुई थी या प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो 1973 में। क्यों? टाइगर संरक्षण के उद्देश्य से। अब आप देखें यहाँ पर एक लिस्ट है जितने भी टाइगर रिजर्व हैं भारत में। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, अभी हमने बात की कि 53। अभी हमने विगत महीनों में जो हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, एक और टाइगर रिजर्व की चर्चा की थी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ हमने बात की थी? ये राजस्थान में। आप देखिए यहाँ पर इस मैप में 52, ये 52 ये राजस्थान में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी ये टाइगर रिजर्व है। आप अगर एमपी का देखेंगे तो ये पूरा एमपी का है। तो एमपी में कितने टाइगर रिजर्व है, इनकी अवस्थिति कहाँ है, इस मैप के द्वारा आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये जितने भी हैं 53वां टाइगर रिजर्व अभी कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का है। आप इसको मैप में देखिए 53, तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ये 53 आपको मिल जाएगा, यूपी का पार्ट है। तो इस प्रकार से आप इस मैप से पूरे जो भी हैं सभी की लोकेशन जान सकते हैं, अवस्थिति जान सकते हैं। तो इस दृष्टि में ये मैप महत्वपूर्ण है, एक बार कम से कम जरूर पढ़ लेना है। चलते हैं आगे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात G20 के 17वें शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में है। हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंडोनेशिया के नूसा दुआ बाली में। कब से कब तक? 15 से 16 नवंबर 2022 को। अगर हम G20 के बारे में कुछ मूलभूत बातें जाने तो G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ये ध्यान रखना है। और पहला सम्मेलन इसका 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था, अमेरिका में। G20 में सदस्य देश कितने? G20 कहा जा रहा है यानी ये 20 देशों का समूह है, जिसमें 19 देश हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। ठीक, अगर हम देखें कि G20 का प्रतिनिधित्व वैश्विक से क्या रहा है, तो ये वैश्विक जनसंख्या का 2/3 प्रतिनिधित्व करता है, यानी
लगभग 60% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ये G20 और उसके सदस्य देश। वहीं ग्लोबल जीडीपी का ये 80% प्रतिनिधित्व करता है, वहीं ग्लोबल एक्सपोर्ट का 75%। तो ये कुछ बातें हैं G20 के बारे में, मूलभूत बातें हैं, ध्यान रखना है। अब हम आते हैं G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में। तो जैसा कि हमने बात की कि 17वां शिखर सम्मेलन 2022 का इंडोनेशिया में हुआ और इसकी थीम क्या रही? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। मुख्य परीक्षा में थीम को लेकर प्रश्न पूछे गए, इसलिए बार बार थीम को मैं रिपीट करता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 18वां G20 सम्मेलन होगा वो सितंबर 2023 में भारत में होगा, और जो ये 17वां शिखर सम्मेलन 2022 था, तो इस सम्मेलन के समापन के बाद G20 समूह की अध्यक्षता भारत को सौंप दी। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष औपचारिक रूप से हो गया है। अब ये अगले 1 वर्ष तक G20 का अध्यक्ष रहेगा। 18वां सम्मेलन कहाँ होना है? नई दिल्ली में, भारत में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए। वहीं इसका आगामी 19वां सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है G20 सम्मेलन से संबंधित। ठीक है, चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात UNFCCC COP27 के बारे में है। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं कि ये UNFCCC क्या है, ये COP27 क्या है। UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी रूपांतरण है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। तो UNFCCC की स्थापना हुई है 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। क्या उद्देश्य है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता को स्थिर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कॉप। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी पक्षकारों का सम्मेलन। यह UNFCCC का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। कौन? कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें विभिन्न देशों की सरकारों के प्रमुख, वैज्ञानिक, सिविल सोसाइटीज के लोग, ये सब सम्मिलित होते हैं और यही निर्णय लेते हैं। यानी UNFCCC के बारे में हमने जाना। और कॉप, कॉप क्या है? UNFCCC का नीति या निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। अब हम बातें करते हैं कि COP27 के बारे में। COP27 का आयोजन कब से कब तक हुआ? इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 20 नवंबर 2022 के दौरान हुआ। अब इसमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण रही हैं, किन किन देशों ने भाग लिया, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो COP27 हुई मिस्र में शर्म अल शेख में, तो यहाँ पर 92 देशों के शासन प्रमुखों ने भागीदारी की। भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें सम्मिलित हुए। फिर अब इसमें कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण रहे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल टेम्परेचर राइज को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु COP26 में प्रतिबद्धताएं की गई थी। उन्हीं प्रतिबद्धताओं पर विचार विमर्श इस COP27 का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। कुछ और बातें इसमें कही गई कि पर्यावरण सुधार हेतु क्लाइमेट फंडिंग का मुद्दा भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। क्लाइमेट फंडिंग की ही दृष्टि से आगे एक फंड की बात की गई, लॉस एंड डैमेज फंड। इसके गठन पर आम सहमति बन गई है। अब अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाए कि लॉस एंड डैमेज फंड किस में इसके संबंध में बात की गई, तो COP27 UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड के गठन की सहमति बनी। क्यों? हमने बात की कि पर्यावरण सुधार हेतु क्लाइमेट फंडिंग का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, उसी की दृष्टि में ये बात आई है। लॉस एंड डैमेज फंड के गठन पर सहमति बनी, हमने बात की। क्या है ये? इसके अंतर्गत धनी देश जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं से भविष्य में निर्धन देशों को होने वाले नुकसान की भरपाई करेंगे, और इसीलिए लॉस एंड डैमेज फंड इम्पॉर्टेंट है। तो ये बातें ध्यान रखनी है UNFCCC के COP27 के बारे में। कुछ और बातें फैक्चुअल हैं। COP26 नवंबर 2021 में हुआ था। कहाँ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर राइज को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की बात कही गई थी। आगामी जो COP28 है नवंबर दिसंबर 2023 में UAE में होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे।
अगली बात 19वें आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में है। अब आसियान का क्या मतलब है? आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और भारत के साथ इसके शिखर सम्मेलन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन कंबोडिया की राजधानी नामपेह में हुआ, ठीक है, नवंबर 2022 में। एक चीज़ यहाँ समझना है कि आसियान का 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी नामपेन में 11 से 13 नवंबर 2022 के दौरान हुआ, और इस सम्मेलन के साथ ही अन्य सम्मेलन भी हुए, जिसमें 19वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन भी शामिल है, ठीक है। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी हुआ, किसमें? आसियान के जो 10 देशों का समूह है उसके 40वें और 41वें शिखर सम्मेलन में। अब भारत के साथ बैठक कब हुई? भारत के साथ आसियान की बैठक 12 नवंबर को हुई, और इसी को कहा गया 19वां शिखर सम्मेलन। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल रहे। क्या क्या मुद्दे रहे जो 19वें आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन का भाग थे? तो इसमें आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा की गई। आसियान भारत व्यापार समझौता क्या है? AITIGA, आसियान इंडिया ट्रेड ऑन गुड्स एग्रीमेंट। फिर इसकी समीक्षा की गई, इसमें तेजी लाने की बात कही गई, सहयोग और बढ़ाने की बात कही गई। तो ये सब मुद्दे महत्वपूर्ण रहे। आसियान के बारे में जाने तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और आसियान के बारे में कुछ और बातें जाने तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों में कौन है? म्यांमार है, 10 देश हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। 19वें आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में हो सकता है पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो कंबोडिया की राजधानी नामपेन में, ठीक है। भारत की ओर से किन किन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, ये बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। हाल ही में अनवर इब्राहिम चर्चा में रहे हैं। अब ये अनवर इब्राहिम क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं या नियुक्त हुए हैं। तो मलेशिया के ये 10वें PM है अनवर इब्राहिम। अब मलेशिया में संसदीय चुनाव 19 नवंबर 2022 को संपन्न हुए, और वहां पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। त्रिशंकु संसद बनी है, यानी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया क्या है? एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में मलेशिया की राजधानी तो कुआलालंपुर। एक और इसमें बात है कि अगर पूछा जाए दीवान रकियात, ये क्या है? तो दीवान रकियात ये मलेशिया की संसद का निचला सदन है, दीवान रकियात। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए PM, तो ये जो बातें अभी की इनको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगले हमारे एक व्यक्तित्व हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री छठी बार नियुक्त हुए हैं। अब इजराइल में संसदीय चुनाव 1 नवंबर 2022 को संपन्न हुए, और छठी बार इजराइल के PM बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। एक चीज ध्यान रखना, नेसेट अंग्रेजी में, एक मिनट, नेसेट। और नेसेट क्या है? इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। ये 120 सदस्यीय है। 64 सीटें नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन में जीती है। और नेतन्याहू क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं छठी बार। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के बारे में है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022। अब ये क्या है? भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। इसका आयोजन जो 53वां आयोजन है वो गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 के दौरान हुआ, और यह लगातार 19वां वर्ष है जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें उनको देख लेते हैं। जैसे इस महोत्सव के दौरान स्पॉटलाइट कंट्री या फोकस देश रहा फ्रांस। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म या ओपनिंग फिल्म रही अल्मा एंड ऑस्कर। महोत्सव की समापन या क्लोजिंग फिल्म रही परफेक्ट नंबर। वहीं महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही और उसे स्वर्ण मयूर का पुरस्कार दिया गया, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है IFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर,
ये अवार्ड मिला है चिरंजीवी को। चिरंजीवी कौन है? दक्षिणी भारत अभिनेता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा कि भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो चिरंजीवी को मिला है। और पूछा जा सकता है इसके आयोजन स्थल को लेकर, ये बातें पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित है। अब यहाँ पर QS क्या है? QS एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वाक्वेरली साइमंड्स। और एशिया की यूनिवर्सिटी को ये रैंकिंग दे रही है। इसमें सबसे ये रैंकिंग कब जारी हुई? नवंबर 2022 में जारी हुई है, पहली बात है। और एशिया की यूनिवर्सिटी को रैंकिंग ये रिपोर्ट दे रही है। इसमें पहला स्थान आया है चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी का। वहीं इस सूची में भारत के 118 संस्थानों को शामिल किया गया है। और एशिया के टॉप 200 में भारत के लगभग 19 संस्थान शामिल किए गए हैं। भारत के IIT बॉम्बे को ओवरऑल 40 रैंक दी गई है और भारत में यह पहले स्थान पर रहा। वहीं IIT जो दिल्ली है, IIT दिल्ली, उसको ओवरऑल 46 रैंक दी गई है और दूसरा स्थान है भारत के संदर्भ में। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात पूछी जाए। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? चाइना का पीकिंग यूनिवर्सिटी। वहीं IIT बॉम्बे भारत में पहला रहा है और ओवरऑल रैंकिंग इसकी 40वीं है। चलते हैं आगे। अगली बात हरिकेन निकोल और हरिकेन इयान के बारे में है। ये अमेरिका के फ्लोरिडा में आए और फ्लोरिडा के पूर्वी तटों पर इन्होंने भारी तबाही मचाई। हरिकेन इयान जो है ये अक्टूबर 2022 में फ्लोरिडा के तट पर आया। वहीं हरिकेन निकोल नवंबर 2022 में आया। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा निकोल और इयान से प्रभावित देश कौन है, ठीक है, तो अमेरिका का फ्लोरिडा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 18 नवंबर जो होगा, अब बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार हेतु विश्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिवस को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम व उपचार हेतु विश्व दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो 18 नवंबर को। अब क्या उद्देश्य है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के यौन शोषण, दुर्व्यवहार को उजागर करने के उद्देश्य से इसकी घोषणा की है। अब ये प्रस्ताव अफ्रीकी देश सिएरा लियोन व नाइजीरिया ने रखा था, जिसे 100 से अधिक देशों का समर्थन मिला। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 7 नवंबर 2022 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और 18 नवंबर अब किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम व उपचार हेतु विश्व दिवस। अंग्रेजी रूपांतरण ये इसका वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस, 18 नवंबर। तो ये बातें ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है कि हमारे एग्जाम में पूछा जाए। अब हम एक और अंतिम बात देख लेते हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे मिला है? 14वें दलाई लामा को मिला है। दलाई लामा कौन है? तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु हैं। अब गांधी मंडेला पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी मंडेला फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। इस बार का पुरस्कार जैसे कि हमने बात की कि 14वें दलाई लामा जो कि तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु हैं उनको दिया गया। अब दलाई लामा को यह पुरस्कार वैश्विक शांति और स्वतंत्रता के हित में मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, उन्होंने दलाई लामा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज हमने नवंबर 2022 में चर्चा में रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश को समझा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।